हेलो दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना। हमने एक टॉपिक कर लिया था 12वीं में, जो हमने थोड़ा सा बेसिक किया था। आज हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है ना बेटा। 12वीं बायो क्लासेस के हम चैप्टर वाइज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है जीवों में जनन, और जीवों में जनन का जो सेकेंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उस चैप्टर की बात कर रहे थे। ठीक है ना बेटा। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है ना। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं बेटा। इस चैप्टर में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूर्णतः चैप्टर्स को आपको समझाया जाएगा। ठीक है ना। जो पूरा टॉपिक रहेगा उसको आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, और इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस बनेंगे उस सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके पहले हमने जनन टॉपिक में थोड़ा सा, क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन बेसिक तरीके से आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हमने उसके एक दो लेक्चर बना दिए थे, जिससे कि आप समझ सकते हो कि हाँ क्या होता है जनन। ठीक है ना। जीव अपने ही समान पीढ़ी दर पीढ़ी संतान को उत्पन्न करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और वो मैंने बताया था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की। किसकी कर रहे हैं बेटा? लैंगिक जनन। और पादपों में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं बेटा? पादपों में। ठीक है ना। तो हम ज्यादा समय खराब न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे को पढ़ना रहता है बेटा पुष्प। क्या पढ़ना रहता है? पुष्प। पुष्प के बारे में हमारे को जानकारी लेना रहती है, क्योंकि पुष्प क्या है? पुष्प पौधे का एक जननीय भाग होता है। क्या भाग होता है बेटा? जननीय भाग। ठीक है ना। जिसके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है बेटा? लैंगिक जनन की। तो पुष्प को ही हम समझ रहे हैं। पुष्प जो होता है पौधे का, मैं एक एक पॉइंट बेटा आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हम भले शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। पुष्प जो होता है पौधे का जननीय भाग होता है। कौन सा भाग होता है बेटा? जननीय भाग। ठीक है ना। जिसके अंदर क्या हो रहा है? तो इसी के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। किसकी प्रक्रिया होगी बेटा? लैंगिक जनन की। ठीक है ना। लैंगिक जनन की प्रक्रिया पुष्प के अंदर कहाँ होगी? तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधे के अंदर कहाँ होगी? तो पुष्प के अंदर होगी बेटा। कहाँ पर होगी? पुष्प के अंदर। ठीक है ना। सर पादपों में अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है ना, हम बात कर सकते हैं कि पौधे का कोई सा भी भाग ले लो, जड़ ले लो, तना ले लो, पत्ती ले लो, कोई सा भी भाग ले लो, और उससे हम नए पौधे तैयार करते हैं, तो उस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखा जाता है, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं बेटा? कायिक प्रवर्धन। लेकिन अभी मैं आपको समझाना जा रहा हूँ, ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया रहेगी वो कहाँ पर पड़ी जाएगी बेटा? तो वो पुष्प के अंदर रहती है। पुष्प के अंदर दो भाग रहेंगे, नर भाग और मादा भाग। ठीक है ना। उसी को हमारे को समझना है। नेक्स्ट तीसरा बात मैं ये बता दूं यहाँ पर बेटा पुष्प के बारे में, कि जो पुष्प होता है ये प्ररोह होता है। ठीक है ना। प्ररोह मतलब जो तना होता है उसका रूपांतरित भाग, प्ररोह का रूपांतरित भाग, प्ररोह का रूपांतरित भाग ही क्या कहलाता है बेटा? पुष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प। सर प्ररोह क्या है? तो प्ररोह मतलब होता है बेटा तना। क्या होता है? तना। मतलब जो पुष्प है वो तने के द्वारा बना हुआ है। तना जो रहेगा वो आगे जाकर शाखाओं में परिवर्तित होगा, शाखाओं से और सब शाखाएं निकलेगी, और उन शाखाओं के बाद फिर वहां पर क्या उत्पन्न होते हैं बेटा? पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो लैंगिक जनन पढ़ने के लिए हमारे को मुख्य रूप से पुष्प के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितने भी इसके भाग हैं उन सारे भागों के बारे में हमारे को प्रॉपर पता होना चाहिए, और उसके बाद ही हम लैंगिक जनन की बात करेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको पुष्प के भागों की बात बता रहा हूँ। तो इसके अंदर मुख्य रूप से बेटा 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं पुष्प के अंदर। किसके अंदर बेटा? पुष्प के अंदर मुख्य रूप से कितने भाग रहेंगे? 4। ठीक है ना। सबसे पहले जो भाग रहेगा उसकी बात कर रहे हैं हम, उसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे बेटा? बाह्य दल पुंज। और इस बाह्य दल पुंज को कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहा जाएगा बेटा?
कैलिक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैलिक्स। ठीक है ना। इसके अंतर्गत में सारी बातें आपको समझा दूं, अभी भागों के नाम पहले बता दूं, फिर एक एक भाग आपको वहां से मैं क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है ना, कि कौन से भागों को क्या कहा जाएगा और इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमारे को पुष्प के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए कि पुष्प बेटा कैसा भाग है? जननीय भाग है। पुष्प पौधे का कैसा भाग है? जननीय, जहां पर जनन की क्रिया होती है। दूसरा, लैंगिक जनन की बात करते हैं तो वो कहाँ होती है? पुष्प के अंदर ही होती है। और पुष्प किसका भाग है? तो पुष्प बेटा प्ररोह का रूपांतरित भाग है। प्ररोह मतलब होता है तना। क्या होता है बेटा? तना। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य दलपुंज। पुष्प में मुख्य रूप से कितने भाग होंगे बेटा? 4। तो सबसे पहला कौन सा होगा? बाह्य दलपुंज, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद समझ लो ये चारों, इसके जो भी अपने को बातें करनी है उस बात को समझ लो कि पुष्प के अंदर जो हरे रंग की संरचना रहेगी, हरे रंग की रचना, हरे रंग की रचना वो पत्ती के समान होती है। किसके समान होती है बेटा? पत्ती के समान। हरे रंग की संरचना रहेगी, पत्ती के समान रहेगी, लेकिन उसको हम बेटा पत्ती नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? पत्ती नहीं कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। ठीक है ना। दूसरी बात, ये पुष्प का प्रथम भाग होता है बेटा। कौन सा भाग होता है? प्रथम भाग या प्रथम चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? प्रथम चक्र होता है। ठीक है ना। इसकी थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा, संरचना भी बताऊंगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान आ जाएगा। ये पुष्प का कौन सा भाग रहेगा? प्रथम भाग रहेगा या प्रथम चक्र रहेगा। अगली बात करते हैं बेटा, ये इसको हम सम्मिलित रूप से बाह्य दलपुंज कहते हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि एक पुष्प में बहुत सारे दल रहते हैं, उनको हम सम्मिलित रूप से बाह्य दल कहते हैं। लेकिन एक भी होता है, कभी एक बाह्य दलपुंज रहेगा, कभी 2 रहेंगे, कभी 4 रहेंगे, कभी 10 रहेंगे। तो सम्मिलित रूप से हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। लेकिन इसकी इकाई को बेटा क्या कहेंगे? इसकी इकाई कहने का मतलब अगर एक रहे, किसी पुष्प में बाह्य दलपुंज एक रहे, तो उस समय पर उसको हम बाह्य दल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? बाह्य दल, या इसी को हम कहेंगे सेपल। क्या कहेंगे बेटा? सेपल। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? बाह्य दल कहेंगे या फिर उसको हम क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। चलो नेक्स्ट बात, ये जो भाग होता है ये पुष्प के सारे भागों की रक्षा करता है। क्या करता है बेटा? सारे भागों की रक्षा करता है। ठीक है ना। बात क्लियर होती जा रही है बेटा? ठीक है। हमारे को बस बातें को समझना है, रटना नहीं है। बातों को पूर्णतः हमारे को समझते जाएंगे तो हमारे को प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन भी बन जाएगा। सर इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बेटा एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाइए तथा इसके भागों को समझाइए। तो ये हमारा पूर्णतः प्रॉपर क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पुष्प के नर भाग को चित्र सहित समझाइए। ठीक है ना। और एक थर्ड क्वेश्चन ये हो जाएगा कि पुष्प के मादा भाग को सचित्र समझाइए। तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बेटा आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हरे रंग की रचना होती है, पत्ती के समान होती है, लेकिन पत्ती नहीं होती, इसको हम कहते हैं बेटा बाह्य दलपुंज। पुष्प का प्रथम भाग होता है या प्रथम चक्र होता है। इसकी जो इकाई रहेगी उसको हम बाह्य दल कहेंगे या सेपल कहेंगे। और इसका मुख्य कार्य होता है पुष्प के सारे भागों की क्या करना बेटा? रक्षा करना होता है। चलो नेक्स्ट बात, सेकंड हम यहाँ पर बात करते हैं। सेकंड हमारे पास में सेकंड भाग आता है बेटा दलपुंज। क्या आता है? दलपुंज। ठीक है ना। दलपुंज को हम कहेंगे कोरोला। क्या कहेंगे बेटा? कोरोला कहेंगे। ठीक है ना। दलपुंज को हम क्या कहेंगे? कोरोला। इसकी भी बातों को समझ लो कि इसके अंदर क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो पुष्प के अंदर रंगीन भाग रहता है, कौन सा भाग रहता है बेटा? रंगीन भाग। उस रंगीन भाग वाले को ही हम दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दलपुंज। अलग अलग पुष्पों में इसका रंग अलग अलग रहेगा। कहीं पर आपको सफेद देखने को मिलेगा, कहीं पर लाल, कहीं पर पीले, कहीं पर हम बात करें तो बैंगनी रंग। मतलब जो पुष्प के अंदर रंगीन भाग रहता है उसी को हम बेटा क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। और ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते, जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन सम्मिलित रूप से हम उसको क्या कहेंगे? दलपुंज, या उसी को कहा जाता है बेटा कोरोला। क्या कहा जाएगा? कोरोला। सेकेंड बात करते हैं कि ये जो है ना ये पुष्प का द्वितीय भाग होता है। कौन सा भाग होता है बेटा? द्वितीय भाग होता है, या द्वितीय भाग या द्वितीय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा?
द्वितीय भाग या द्वितीय चक्र कहलाता है। तो इसी को हम द्वितीय भाग या चक्र कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसकी जो इकाई रहेगी, इसकी इकाई को बेटा हम कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल, या इसी को हम कहेंगे पेटल। क्या कहेंगे बेटा? पेटल के नाम से देख जाना जाएगा इसको, ठीक है ना। पहला भाग हमने पढ़ लिया, हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहला भाग हमने बाह्य दलपुंज पढ़ा था, दूसरा हम पढ़ रहे हैं दलपुंज। दलपुंज के अंदर 3 पॉइंट हमने देखे। चौथा भाग बेटा इसका देखो कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है, कीटों को आकर्षित करने के लिए कार्य करता है, ठीक है ना। मतलब मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर हम किसी पुष्प के अंदर पर परागण की प्रोसेस होगी तो उसके लिए कीटों को बुलाना पड़ेगा। कीटों को आकर्षित करने के लिए दलपुंज क्या रहते हैं? रंगीन रहते हैं। क्या रहते हैं? रंगीन। इसके अंदर से खुशबू उत्पन्न होती है जब कीट आकर्षित होंगे। क्या होंगे? आकर्षित, ठीक है ना। एक आगे बात करते हैं कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट बेटा इसके हो गए हैं, ठीक है। पहले की हमने बात करी, पहला कौन सा है? बाह्य दलपुंज। दूसरा हमारा कौन सा है? दलपुंज, ठीक है ना। बाह्य दलपुंज में हमने 4 बात करी कि हरे रंग की रचना और पत्ती के समान संरचना जो रहती है उसी को हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं, ठीक है ना। प्रथम भाग होता है पुष्प का, प्रथम भाग होता है, प्रथम चक्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी इकाई को हम बाह्य दल या सेपल कहते हैं, और ये पुष्प के भागों की, सारे भागों की क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट दलपुंज, यह पुष्प का रंगीन भाग होता है, कोई सा भी रंग हो सकता है, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग का होता है। सेकेंड इसकी बात आती है द्वितीय भाग या द्वितीय चक्र होता है। तीसरी बात, इसकी इकाई को हम दल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दल, या इसी को हम कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। कीटों को आकर्षित करता है। क्या करता है बेटा? कीटों को आकर्षित। चलो तीसरे भाग की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर तीसरा जो भाग रहेगा वो रहता है पुमंग। क्या रहता है बेटा? पुमंग, जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहेंगे बेटा? एंड्रोसियम, ठीक है ना। पुमंग की बात कर रहे हैं। पुमंग मतलब होता है एंड्रोसियम, ठीक है ना। पुमंग जो होता है ये पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है बेटा? नर भाग होता है, ठीक है ना। पुष्प का नर जननांग कहलाएगा। दूसरी बात इसकी कि यह पुष्प का तृतीय चक्र है। कौन सा चक्र है बेटा? तृतीय चक्र। प्रथम चक्र हमने पढ़ लिया, दूसरा भी हमने पढ़ लिया, ये पुष्प का तृतीय चक्र रहेगा। इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसी के अंदर परागकणों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा? परागकणों का निर्माण होगा, ठीक है ना। परागकणों का निर्माण इसी के अंदर होगा। इसके अंदर 2 भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? मुख्य रूप से 2 होते हैं। वैसे चित्र बनाते समय पर मैं आपको बता दूंगा कि हम 2 को, वैसे एक जोड़ने वाली संरचना रहती है, हम उसको 3 मान लेते हैं। इसी के अंदर किसका निर्माण होगा बेटा? परागकणों का। इसके अंदर 2 भाग रहेंगे। कितने भाग रहेंगे? 2 भाग, ठीक है ना। पहला भाग इसके अंदर रहता है परागकोश, जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है बेटा इसके अंदर, परागकोश, जो जिसको हम कहते हैं एंथर। क्या कहेंगे बेटा? एंथर कहेंगे, ठीक है ना। इसी एंथर के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसके 2 पॉइंट की बात करते हैं, तो थैली के समान संरचना, थैली के समान संरचना, कुतंतु के ऊपर थैली के समान संरचना को ही हम क्या कहते हैं बेटा? परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? परागकण का निर्माण। सर अभी आपने बताया कि पुमंग में एंडोसियम में परागकणों का निर्माण होता है। हाँ, तो मैं बेटा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पुमंग है उसी का भाग क्या रहेगा? परागकोश रहेगा। क्या रहेगा? परागकोश। और उसी के अंदर किसका निर्माण होगा? परागकण का निर्माण होगा। यहाँ पर एक बात और ऐड कर लेना बेटा कि इसकी जो इकाई रहेगी ना, इसकी इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं बेटा? पुंकेसर कहेंगे। किसकी इकाई सर? तो जो पुमंग रहेगी, पुमंग की इकाई को हम क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पुंकेसर। चलिए इसका जो दूसरा भाग रहेगा ना, इसका जो दूसरा भाग रहेगा उसको हम कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं बेटा? पुतंतु, या इसी को हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहेंगे बेटा? फिलामेंट, ठीक है ना। इसका सर क्या कार्य है? तो पुतंतु की एक ही बात, 2 बात हमारे को ध्यान रखनी है कि एक धागेनुमा संरचना, परागकोश के नीचे धागेनुमा संरचना जो रहती है, धागेनुमा संरचना को ही हम क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंतु। सेकेंड बात इसकी बात करें तो यह जो रहता है ये परागकोश को
पराग कोश को किससे जोड़ने का काम करेगा? तो पराग कोश को बेटा पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। किससे जोड़ने का काम करेगा? पुष्पासन से जोड़ने का काम करेगा। पराग कोश को पुष्पासन से जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा? कुतंतु। कौन करेगा? कुतंतु। तीसरा इसका जो भाग रहेगा ना वो मैं आपको चित्र में समझा दूंगा, यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। उसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं बेटा? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने 3 भाग पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए हैं? 3। पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज और तीसरा हमने पढ़ लिया बेटा पुमंग। क्या पढ़ लिया है? पुमंग। ठीक है ना। तो अब हम अगले भाग की बात कर रहे हैं। नंबर 4 पर जो भाग रहेगा वो रहता है बेटा जायांग। कौन सा भाग रहेगा? जायांग। और जायांग को हम कहते हैं बेटा गाइनोसियम। क्या कहेंगे? गाइनोसियम। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर हमारे प्रॉपर समझ में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जायांग की, चौथे भाग की, जिसे हम कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहेंगे बेटा? गाइनोसियम। ठीक है ना। इसकी बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे को ध्यान रखना है कि ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। कौन सा भाग होता है बेटा? मादा जनन अंग। ठीक है ना। पुष्प का मादा जनन अंग होता है, ये मादा भाग होता है। दूसरी बात करें तो ये जो भाग रहेगा ये पुष्प का चतुर्थ भाग रहेगा बेटा। कौन सा भाग रहेगा? चतुर्थ भाग। ठीक है ना। चतुर्थ भाग या चतुर्थ चक्र कह सकते हैं। ये पुष्प का कौन सा चक्र होगा? चतुर्थ चक्र होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो इसी के अंदर बेटा किसका निर्माण होगा? तो इसी के अंदर होता है अंडाणु का, या फिर हम बोल सकते हैं अंड कोशिका। क्या बोल सकते हैं बेटा? अंड कोशिका। तो अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो अंड कोशिका का निर्माण होता है बेटा जायांग में। कहाँ होगा? जायांग में, जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहेंगे बेटा? गाइनोसियम। ठीक है ना। एक पॉइंट और बात कर लेते हैं। अगर पुष्प के अंदर बहुत सारे जायांग है तो उसको हम सम्मिलित रूप से जायांग कह रहे हैं, लेकिन अगर एक रहेगा मतलब इसकी इकाई को कहते हैं बेटा हम यहाँ पर स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। मतलब किसी पुष्प के अंदर एक जायांग है तो उस समय पर उसको हम स्त्री केसर कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा जायांग है तो उसको हम उसी समय पर क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। क्या कहेंगे? जायांग। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, 4 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना। हर जगह अपने को प्रॉपर तरीके से बातों को ध्यान रखना है। सारे बात आपको पूर्णतः क्लियर होती जाएगी। चित्र भी बनाएंगे बेटा अभी अब। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा हमारे को? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जायांग के भी भाग होते हैं। किसके भाग होते बेटा? जायांग के। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जायांग के भाग। ठीक है ना। जायांग का जो भाग होता है, जायांग के भाग, तो जायांग के बेटा यहाँ पर हम बोल रहे हैं 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। ठीक है ना। वैसे तो उसके अंदर और जाएंगे तो हमारे को भाग मिलते ही जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से अभी हम कितने भागों की बात कर रहे हैं? 3 भागों की। पहला भाग इसके अंदर रहता है बेटा, पहला जो रहता है वो रहता है वर्तिकाग्र। क्या रहता है? वर्तिकाग्र, जिसको हम बेटा स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ठीक है ना। पहले भाग को हम क्या कहेंगे? स्टिग्मा। इसके 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जो टोपी के समान सबसे ऊपर टोपी के समान संरचना जो रहेगी, टोपी के समान संरचना को ही बेटा हम क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो सेकेंड बात करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य, परागकणों को ग्रहण करने का कार्य किसका होता है? तो ग्रहण करने का कार्य होता है वर्तिकाग्र का। किसका होता है? वर्तिकाग्र का होता है। ठीक है। मतलब बात समझ में आ रही है? ठीक है। नंबर दूसरा इसका भाग जो रहेगा वो रहेगा बेटा इसके अंदर वर्तिका। क्या रहेगी? वर्तिका। ठीक है ना। वर्तिका को हम कहते हैं बेटा स्टाइल। क्या कहेंगे? स्टाइल। इसके अंदर अगर बात करते हैं, इसकी 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो नलिका रूपी संरचना। कैसी संरचना बेटा? नलिका रूपी संरचना। नलिका रूपी संरचना जो रहेगी उसी को हम वर्तिका कहते हैं। मतलब कि जो वर्तिकाग्र रहेगी, वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे एक नली रूपी संरचना रहेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्तिका कहेंगे। और इसका जो मुख्य कार्य रहता है यह परागकण वह हम बोल सकते हैं पराग नलिका। पराग नलिका। सर ये नए शब्द आ रहे, सारे शब्द बेटा आपको समझाए जाएंगे।
ठीक है ना। पराग व पराग नलिका आपको क्या करती है, रास्ता देती है। क्या देती है बेटा, रास्ता देती है, ठीक है ना। क्या देगी, रास्ता देती है, ठीक है। अगला बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा नंबर 3 पर, इसका जो मुख्य भाग रहेगा वो रहता है अंडाशय। क्या रहता है बेटा, अंडाशय रहेगा। अंडाशय जिसे हम कहते हैं बेटा ओवेरी, क्या कहेंगे, ओवेरी कहेंगे। इसके अंदर बात कर रहे हैं, ध्यान से समझ लो बेटा थोड़ा सा इसको, कि सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं अंडाशय के अंदर कि ये जो पुष्प का मुख्य भाग होता है, ठीक है ना, पुष्प का मुख्य भाग होता है और ये खुला हुआ रहता है, ठीक है ना। खुले हुए भाग को, सबसे नीचे खुले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय, ठीक है ना। इसी के अंदर बीजांड होता है बेटा। क्या होता है, बीजांड, ठीक है ना। इसी के अंदर बीजांड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है बेटा, बीजांड उपस्थित होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, इसी के द्वारा, इस अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होगा बेटा। किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण। अंडाशय के परिपक्वन से, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, अंडाशय के परिपक्वन से किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा, फल का, ठीक है ना। मतलब कि जब फल का निर्माण होता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ फल का निर्माण किससे होता है, तो फल का निर्माण होता है बेटा अंडाशय से। किससे होता है, अंडाशय से, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ये जो अंडाशय रहेगा, इसी के अंदर निषेचन की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी बेटा, निषेचन की क्रिया, ठीक है ना। निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, तो निषेचन की क्रिया होती है अंडाशय में। कहाँ होती है, अंडाशय में, ठीक है ना। और आगे चलकर जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये निषेचन की क्रिया अंडाशय को छोड़कर फिर किस में चली जाएगी, बीजांड में चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि बीजांड के अंदर ही अंड कोशिका का निर्माण होगा। किसके अंदर, बीजांड के अंदर। आपने बोला सर यहाँ पर जायांग की बात कर रहे हैं, जायांग के अंदर किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु या अंड कोशिका का निर्माण होता है। हाँ बोला है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर जायांग के अंदर हमारे क्या मिलेगा, अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर भी हम बोल सकते हैं कि अंड कोशिका का निर्माण होगा। और उसके अंदर फिर क्या मिलेगा बेटा, बीजांड। क्या मिलेगा, बीजांड। और बीजांड के अंदर ही किसका निर्माण होगा, अंड कोशिका का निर्माण होगा। जब आपको डायग्राम बताऊंगा वहां पर, उस समय पर पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में। अगर हम बात करें, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अगर ऑप्शन में आपको बीजांड दिख रहा है तो पहले आप क्या लगाएंगे, बीजांड लगाएंगे। अगर बीजांड नहीं दिख रहा है और उस समय पर आपको अंडाशय दिख रहा है, तो उस समय पर हम क्या लगाएंगे बेटा, ऑप्शन में अंडाशय। और अगर आपको न तो बीजांड दिख रहा है, न ही अंडाशय दिख रहा है, तो उस समय पर बेटा आप क्या लगाओगे, तो उस समय पर आप लगाओगे जायांग। क्या लगाओगे, जायांग, ठीक है ना। आपसे ऐसा क्वेश्चन सेम पूछ ले कि अंड कोशिका का निर्माण किसमें होगा, तो अंड कोशिका का निर्माण अगर ऑप्शन में बीजांड दिख रहा है तो क्या लगाएंगे बेटा, बीजांड। और अगर ऑप्शन में बीजांड नहीं दिख रहा है तो क्या लगाएंगे, अंडाशय। और अगर अंडाशय नहीं दिख रहा है तो फिर हम क्या लगाएंगे, जायांग। तो बेटा ये पुष्प के 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए हैं, 4, ठीक है ना। पहला भाग यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है ना। सेकेंड भाग ये रहा है। थर्ड भाग हम बात करते हैं तो यहाँ तक का ये थर्ड भाग, उसके बाद ये बेटा कितना, ये चौथा भाग है। 4 भाग होंगे, मुख्य रूप से कितने भाग होंगे, 4, ठीक है ना। पहला भाग कौन सा रहेगा बेटा, बाह्य दलपुंज, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा भाग रहेगा दलपुंज, जिसको हम कोरोला कहेंगे। तीसरा भाग जो रहेगा वो रहता है बेटा उमंग, ठीक है ना, जिसे हम एंडोसियम कहेंगे। और चौथा भाग कौन सा रहेगा, जायांग, जिसे हम क्या कहेंगे, गाइनोसियम, ठीक है। यही भाग, जितने भी भाग है बेटा, इसको मैं आपको एक बार पुष्प में समझा देता हूँ, पुष्प के डायग्राम में समझा देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से लिखते बन जाएगा, आपको वहां पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। हम पुष्प में समझ लेते हैं ये सारे भाग, और वहां पर मैं आपको भागों के नाम भी समझा दूंगा, ठीक है ना। और जब हम गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उस समय पर बेटा ये सारे भाग आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर कर दिया जाएगा बेटा, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलो पुष्प के डायग्राम की बात करते हैं, सबसे हम अंदर से बनाते जाएंगे। तो ये वाली जो संरचना होती है बेटा, इस संरचना को हम कहते हैं
मादा जनन अंग और यही कहलाएगा जायांग। अभी ये सिंगल है, कैसा है, एक है, तो एक को हम कहते हैं बेटा स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। और ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे जायांग। क्या कहेंगे, जायांग। मतलब एक है तो स्त्री केसर, दो आ गए तो जायांग, तीन आ गए तब भी जायांग, चार आ गए, जितने भी आ गए, अगर एक से ज्यादा आ गए तो उसे हम जायांग कहेंगे, और अगर एक है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्त्री केसर। ठीक है ना। अब इसके अंदर तीनों भाग बता दे रहा हूं। ऊपर टोपी के समान संरचना वाला भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्तिकाग्र। और नीचे नलिका रूपी संरचना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है वर्तिका। और एक खुला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। क्या कहलाता है, अंडाशय। और मैंने बोला था कि इसी अंडाशय के अंदर क्या रहेंगे, तो इसी अंडाशय के अंदर बेटा बीजांड रहेंगे। क्या रहेंगे, बीजांड। ठीक है ना। इसी अंडाशय के अंदर क्या रहेंगे, बीजांड रहेंगे। नाम लिख दिया जाएगा पूरा। उसके बाद देखो बेटा इसके अंदर एक संरचना होती है, इसको हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। मतलब पुष्प का एक ऐसा भाग जिसके ऊपर संपूर्ण भाग टिके हुए। पुष्प के संपूर्ण भाग जिस भाग पर टिके होते हैं उसको हम कहते हैं बेटा पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। और उसके बाद बात करते हैं नीचे हम पुष्प को जिस भाग से पकड़ते हैं उस भाग को हम कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहेंगे, पुष्पवृंत। यहाँ से बेटा एक भाग निकलेगा जो पत्ती के समान संरचना वाला रहेगा। कैसा रहेगा, पत्ती के समान संरचना। इसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये दोनों क्या कहलाए, अभी हमने दो बनाए। कितने बनाए बेटा, दो। हरे रंग की संरचना रहेगी, पत्ती के समान संरचना रहेगी, तो इसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। और एक रहेगा तो हम कहेंगे दल पुंज, या इसी को हम कहेंगे सेपल। क्या कहेंगे, सेपल। उसके बाद बेटा यहाँ पर रंगीन भाग होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। रंगीन भाग को हम कहते हैं बेटा, यहाँ पर रंगीन भाग को कहा जाता है दलपुंज। क्या कहा जाता है बेटा, दलपुंज। ठीक है ना। रंगीन भाग को हम क्या कहेंगे, दलपुंज। चार बनाए बेटा, रंगीन भाग हमने कितने बनाए हैं, चार। तो अगर एक रहेगा तो इसको हम पेटल कहेंगे या फिर दल कहेंगे, और अगर चार है तो दलपुंज। क्या कहेंगे बेटा, दलपुंज। ठीक है ना। नाम लिख देते हैं। इसके अंदर ही फिर एक होता है नरभाग बेटा। क्या होता है, नरभाग होगा। ठीक है ना। नरभाग के अंदर मैंने आपको बताया था कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से तो दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। अब हमने नरभाग यहाँ पर चार बनाए। कितने बनाए बेटा, चार। नरभाग के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है थैली के समान संरचना जिसको परागकोश कहते हैं, और एक होता है धागेनुमा संरचना जिसको हम क्या कहते हैं, पुतंतु। क्या कहेंगे बेटा, पुतंतु। नाम लिखो एक एक करके। ये वाला जो भाग है बेटा जिससे आप पुष्प को पकड़ोगे उसको हम कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहेंगे बेटा, पुष्पवृंत। दूसरा जो भाग है इसको हम कहते हैं बेटा पुष्पासन। क्या कहेंगे, पुष्पासन। ठीक है ना। तीसरा जो भाग रहेगा ये वाला भाग मैंने जिसे बोला था कि हरे रंग का पत्ती के समान होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा बाह्य दलपुंज। क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज। और ये वाला जो भाग रहता है जो रंगीन रहता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दलपुंज। क्या कहेंगे, दलपुंज। एक रहेगा, एक दलपुंज रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पेटल। और अगर एक बाह्य दलपुंज रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सेपल। यहाँ पर देख लो बेटा, ये जो है ये थैली के समान संरचना है, इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहेंगे बेटा, परागकोश। ठीक है ना। इसी के अंदर किसका निर्माण होगा, परागकण का। किसका होगा, परागकण। अब जो ये परागकोश है और पुतंतु है, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर मैंने बोला था ना कि वो वाला भाग वहीं पर बता दूंगा। इसको कहा जाता है संयोजी ऊतक। क्या कहा जाता है, संयोजी ऊतक। ठीक है ना। ये जोड़ने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, जोड़ने का। किसको किसको सर जोड़ेगा, ये तो परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो संयोजी ऊतक करेगा। और ये वाला भाग बेटा कौन सा रहेगा, पुतंतु। कौन सा रहेगा, पुतंतु। सारे भाग क्लियर होते जा रहे हैं बेटा हमारे को। परागकोश को हम एंथर कहेंगे, पुतंतु को हम फिलामेंट कहेंगे, और संयोजी ऊतक को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। चलो नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये सभी भागों को मिलाकर हम कह देते हैं स्त्री केसर। ठीक है ना। अब बहुत सारे अगर स्त्री केसर हो जाएंगे तो उसको हम कह देते हैं उमंग। क्या कह देते हैं, उमंग। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर एक स्त्री केसर है तो उसको स्त्री केसर कहेंगे। और ऐसे देखो यहाँ पर एक, ये दो, तीन और चार, तो इसको हम पूर्णतः सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे बेटा, उमंग कह देंगे। क्या कह देंगे, उमंग। यहाँ पर अब देखो कि ये सबसे ऊपर टोपी के समान संरचना को बेटा हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं स्टिग्मा।
नली रूपी संरचना को हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं बेटा? वर्तिका, या इसी को हम कहते हैं स्टाइल। उसके बाद नीचे फूला हुआ जो भाग रहेगा इसी को हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं बेटा? अंडाशय, ठीक है ना। और अंडाशय के अंदर जो संरचना रहती है उसको हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड, ओव्यूल। क्या कहेंगे? ओव्यूल। इनको सम्मिलित रूप से हम बोल देते हैं, सॉरी यहाँ पर बेटा पुंकेसर, ये सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा? पुंकेसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? पुंकेसर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पुंकेसर। और इसको कह देंगे हम स्त्री केसर। क्या कह देंगे बेटा? स्त्री केसर, ठीक है ना। ये स्त्री केसर रहेगा। अगर एक स्त्री केसर, अभी तो हमारे पास कितना है? एक, इसलिए हम इसको स्त्री केसर कह देंगे। लेकिन बहुत सारे स्त्री केसर आपस में मिल जाएंगे तो बेटा उसे क्या कह देंगे? जायाम कह देंगे। क्या कह देंगे? जायाम। बात समझ में आ रही है बेटा? ये होते हैं पुष्प के भाग। सारे पुष्प के भाग मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पुंकेसर मिलकर क्या बनाएंगे? उमंग। और बहुत सारे स्त्री केसर मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? जायांग बनाएंगे। और इसके अंदर ही अब जब हमारे को पुष्प समझ में आ जाता है तो फिर हम इसके अंदर बढ़ते जाते हैं। पहले परागकोश के बारे में संरचना, परागकोश की संरचना का अध्ययन करेंगे, फिर अंडाशय की संरचना का अध्ययन करेंगे, और फिर लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। धीरे धीरे सारी बातों को हमारे को करते जाना है। तो इतना बेटा समझ में आ गया है, ठीक है। चलो, तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में बेटा आपका 3 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 3। मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि पुष्प, एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाइए तथा इसके भागों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुष्प के नर भागों को सचित्र समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुष्प के मादा भागों को सचित्र समझाइए। तो एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ लेते हो तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसका सर थ्योरी, इसका थ्योरी अगर आपको चाहिए तो ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से चित्र भी बना दिया है, समझा भी दिया है सारे भाग, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का। ओके, बाय।